अब बनेगा, अब बनेगा। बड़ी बात है आपकी। देखिए उससे विचार है लिंक मैंने भेजी ना, ग्रुप में लिंक दे दो उनको। कि भजन से मन शांत होता लिंक है। मन शांत हो तो विचार श्रेष्ठ हो, विचार श्रेष्ठ हो तो आचरण श्रेष्ठ होता है, आचरण श्रेष्ठ हो तो जीवन श्रेष्ठ होता है, जीवन श्रेष्ठ हो तो मनुष्य जन्म साथ में खुश होता है। माधुरी तुम भूल रही हो कि मैं शिक्षक भी और शिक्षक को थोड़ी सी सही तो तो मालिक बालिका नहीं दिखाई दे रही। भेजा क्या, जल्दी भेज। ऑनलाइन वाले वीडियोस ऑन करो अपने सभी लोग। बैलेंस शीट के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कल जो डिस्कशन हुआ था अपना, कि बेसिकली राइट साइड जो है वो असेट साइड है आपका, ठीक है, दैट इज कैपिटल बजटिंग, कि आप अपनी कैपिटल को कैसे बजट कर रहे हो। एंड द लेफ्ट साइड इज सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, फंडिंग्स, मतलब आपको पैसा कहाँ से मिला है, किस तरीके से फंडिंग्स मिला। एंड द राइट साइड इज कैपिटल बजटिंग, कि कैपिटल को बजट किस तरीके से कर रहे हो। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, बोल दिया हमने। और फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि टेंजिबल असेट्स, ठीक है, अगर असेट्स को कैटेगराइज करते हैं, असेट्स आर एक्सपेंसेस, और असेट्स को जब कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में बांट देते हैं उनको, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स एंड फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल और फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। टेंजिबल असेट्स के अंदर हम लोग को तीन तरीके से कैटेगराइजेशन किया था उसका, या तो आपने असेट्स को एक्वायर किया होगा, या परचेस किया होगा, या फिर आपने सेल्फ डेवलप किया होगा, खुद से बनाया होगा, ठीक है। तो परचेस के केसेस में तो क्या होता है, परचेस केसेस सिंपल है, आप असेट्स को परचेस करके लेकर के आ रहे हो, तो उसको लाने के बाद उसको जो भी स्टेब्लिशमेंट के चार्जेस है वो, ठीक है, प्लस अगर आपने असेट्स को परचेस किया है, ठीक है, और अगर आपने लोन लेके परचेस किया हुआ है, सॉरी, लोन लेके नहीं आएगा इसमें, असेट्स के अंदर डेवलपमेंट के स्टेब्लिशमेंट के चार्जेस उसको जितने भी लगने वाले हैं, उसको रनिंग कंडीशन में लाने के चार्जेस, सारे के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, वेजेस, लेबर जो भी लग रही है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, नो, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी परचेस के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है, उसको भी ऐड कर दिया, तो असेट्स की टोटल कॉस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है, असेट्स की टोटल कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। फिर उस टोटल कॉस्ट को क्या करते हैं हम लोग, अलोकेट कर देते हैं, ठीक है, कहाँ पर, बैलेंस शीट में, असेट साइड, ठीक है, परचेस करते हैं तब का केस है। और अगर आपने असेट्स को परचेस नहीं किया हुआ, अगर आपने परचेस असेट्स को खुद से डेवलप किया हुआ, सेल्फ डेवलपमेंट, अगर आपने असेट्स को परचेस नहीं किया हुआ, असेट्स को खुद से डेवलप किया हुआ है, तो उसके डेवलपमेंट के चार्ज, ठीक है, पहले तो रॉ मटेरियल खरीदोगे आप, असेट्स को आपने खुद से डेवलप किया हुआ है तो उसके डेवलपमेंट के चार्ज, रॉ मटेरियल आपने क्या करा, परचेस किया, रॉ मटेरियल मतलब उसका रॉ मटेरियल वाला एक्सपेंस, ठीक है। बाकी लोग वीडियोस ऑन करो अपने, सभी लोग जो घर से अटेंड करते हो वीडियोस ऑन करके बैठा करो। आपके डेवलपमेंट के चार्ज, अब जैसे असेट्स हम खुद बनाते हैं, तो असेट्स अगर आप खुद डेवलप कर रहे हो, प्लांट, मशीनरीज, बिल्डिंग, तो उसमें तो एक तो क्या लगेगा, आपका वेजेस लगेगा, लेबर लगेगा, ठीक है, उसके अलावा आपका रॉ मटेरियल खर्चा लगेगा, उसके अलावा उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, तो सारी की सारी कॉस्ट को हम लोगों ने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, क्लब कर लिया, जितने भी एक्सपेंस आपको क्या कर लिया हम लोगों ने, क्लब कर लिया। उसका स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट रेडी हो गया, स्टेब्लिशमेंट का चार्ज, कई बार क्या होता है हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, वेजेस एंड ऑल, असेट्स को डेवलप कर रहे हैं ना, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि इसको लोन लेकर के भी डेवलप करते हैं, क्या करते हैं, लोन लेके भी डेवलप करते हैं, तो लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट, उसका खर्चा, वो भी असेट्स की कॉस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। तो टोटल असेट्स की कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, टोटल असेट्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, जैसे परचेस के केसेस में कैलकुलेट कर लें कि परचेस करा आप लोगों ने, परचेस करने के बाद में आप लोगों ने उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और जो भी उसको स्टेब्लिशमेंट का खर्चा, रेडी करने का, आप असेट्स डेवलप कर रहे हो तो स्टेब्लिशमेंट का खर्चा नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वहीं सेम जगह पे स्टेब्लिश हो जाएगी वो, तो स्टेब्लिशमेंट का खर्चा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सबको क्लब कर देते हैं, और परचेस कॉस्ट
प्लस ये सारे खर्चे मिला करके टोटल कॉस्ट बन जाती है एसेट्स की, वजह से सेल्फ डेवलपमेंट केसेस में होता है। ठीक है, असेट्स अगर आपने खुद से डेवलप की हुई तो उस केस में भी यही चीज होगी, अगर आपने असेट्स को खुद से डेवलप किया हुआ तो उसमें भी ये सारी चीजें होंगी, और वो क्या हो जाती है, असेट्स की टोटल कॉस्ट बन जाती है ना, और उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो कर देते हैं असेट साइड। फिर जैसे जैसे असेट्स को यूटिलाइज करते आते हो, मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो जो भी मेथड आपको यूज करनी है उस मेथड के हिसाब से क्या करते जाओगे, आप उसको राइट ऑफ करते जाओगे बुक्स के अंदर, जितने नहीं की असेट्स आपने यूज कर ली उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका। अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका है तो उस इकोनॉमिक बेनिफिट के अगेंस्ट में आपने उस खर्चे को चार्ज कर दिया है। बट जिस एक्सपेंस से जो आपने ऑलरेडी कर दिया है, जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला है, उससे जब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे। जब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तब चार्ज करेंगे ना। अभी जब इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला है तो हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। असेट्स गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपने खर्चा कर दिया है जब वो इकोनॉमिक बेनिफिट देगा फ्यूचर में तब हमको चार्ज करना चाहिए। अब अगर आप एक साथ भी दिखा देते हो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, करंट ईयर के रेवेन्यू के अगेंस्ट में आप पूरा की पूरा खर्चा अगर आप एक साथ भी चार्ज कर देते हो, ठीक है, तो उससे उससे हुआ क्या, उससे मैनिपुलेशंस हो जाएंगे। मैनिपुलेशंस कैसे हो जाएंगे, आपकी अर्निंग जो रहेगी, आपकी जो अर्निंग होगी, वो अर्निंग क्या होगी, मैनिपुलेट होगी ना। जो आपकी नेट इनकम है वो क्या हो जाएगी, मैनिपुलेट हो जाएगी। मैनिपुलेट हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा, या तो आपकी अर्निंग कम होकर के दिखेगी बहुत ज्यादा, या आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ करके दिखेगी। अगर करंट ईयर में कम होकर के दिख रही है, मतलब अगर आपके टोटल स्टेब्लिशमेंट पे खर्चा आया 1 लाख रुपए का, 1 लाख के आसपास का टोटल खर्चा आया सपोज करो स्टेब्लिशमेंट, और 1 लाख का खर्चा आपने तुरंत ही शो कर दिया पूरा के असेट्स का, तो आपका प्रॉफिट करंट ईयर में 1 लाख से कम हो जाएगा। लेकिन वो 1 लाख का जो आपने खर्चा किया हुआ है उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलने वाला है 10 साल तक। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर खर्चे को आपको 10 साल तक शो करना चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, करंट ईयर में पूरा की पूरा शो कर दिया, एक साथ ही शो कर दिया। तो अगले साल तो कोई खर्चा दिखाने रहेगा ही नहीं, लेकिन उससे इकोनॉमिक बेनिफिट तो अगले साल भी मिलेगा ना हमको। अगले साल भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जब अगले साल भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा और खर्चा दिखाने कुछ होगा नहीं, तो अगले साल आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा बट वो कंपनी की एक्चुअल इनकम नहीं है ना। अगर आप देखोगे तो कंपनी की एक्चुअल इनकम थोड़ी है, आपका प्रॉफिट तो आपने इन्फ्लेट कर दिया। तो इससे क्या होता है, कंपनी की जो अर्निंग है वो बढ़ करके दिखती है। ठीक है, बढ़ करके दिखती है तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले साल तो कंपनी लॉस में थी और सडनली करंट करंट ईयर में कंपनी जो है प्रॉफिट में आ गई, तो लोग बाग क्या करेंगे, पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे। बट अर्निंग जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी इस केस में। जो आपकी अर्निंग जो वहां पर शो कर रखी है ना, दैट अर्निंग इज नॉट सस्टेनेबल। अभी सस्टेनेबल की बात भी छोड़ दो, तो अभी वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो नहीं कर रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर पिक्चर शो नहीं कर रहा। उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चार्ज करना चाहिए, बट आपने एक साथ ही चार्ज कर दिया पूरा। तो कई बार मैनेजमेंट इस टाइप से करता है, कई बार मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट, अभी कोई बंदा नया ज्वाइन किया हुआ है एज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो चाहेगा कि करंट ईयर में जितने भी खर्चे हैं वो एक साथ शो कर दिया जाए, जिनसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। अभी करंट ईयर में सारे खर्चे शो कर देंगे बट अगले बार से खर्चा दिखाने मिलेगा क्या, नहीं, तो अगले बार से प्रॉफिट आ जाएगी कंपनी, तो लोगों को लगेगा कि यार ये नए सीईओ ने ज्वाइन किया है, तब से क्या हो गया, कंपनी प्रॉफिट में जाना स्टार्ट हो गई। लेकिन ऐसा हो रहा है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये तो मैनिपुलेट हो गई ना चीजें। तो एक वर्ड होता है अर्निंग क्वालिटी, सुना है इसके बारे में? अर्निंग क्वालिटी के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है क्या, ऑनलाइन में कोई बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय अर्निंग क्वालिटी? क्वालिटी अर्निंग क्या होती है? जॉब रोल के अकॉर्डिंग मतलब? अर्निंग क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी अर्निंग मतलब क्या होता है, ऑनलाइन में कोई बताओ। Just sustainable earning throughout the years. सस्टेनेबल अर्निंग का मतलब? सर कि ऐसे एकदम से ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा स्टेडली बढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल अर्निंग, हाँ मतलब, पर वो स्टेबल अर्निंग हो गई, उसको सस्टेनेबल तो ठीक है। स्टेबल अर्निंग मतलब अर्निंग में स्टेबिलिटी है कि ठीक है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, स्टेबल अर्निंग है। बट अर्निंग क्वालिटी और अर्निंग की सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए मुझे आपको आपका मुझे हमारा प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना है, ठीक है, तो हम मना कर देंगे कि हम सेल नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आपने देखा होगा कि
अब जैसे बायजूस है सपोज करो, ठीक है, तो बायजूस के सडन डाउनफॉल के पीछे रीजन उनकी अर्निंग क्वालिटी थी, पुअर अर्निंग क्वालिटी। अर्निंग क्वालिटी का मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लायक है भी कि नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई बच्चा है जिसको इंग्लिश पे बिल्कुल भी कमांड नहीं, जीरो कमांड है, उन्होंने क्या किया कि मैंने खैर आप लोगों के साथ में शायद डिस्कस किया था, नहीं किया था, इनकम स्टेटमेंट लोगों का हो चुका है। हम लोगों ने उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किए थे जैसे 5 साल, सपोज करो 5 इयर्स का एक एमबीए का इंटीग्रेट प्रोग्राम है जो बायजूस सेल कर रहा है। अब वो जिन लोगों को से, अब क्या होता है कि आपने 10 10 15 15 लाख रुपए की सैलरी पे एग्जीक्यूटिव हायर कर लिए, सबसे पहली चीज, जबकि उस बंदे में 10 से 15 लाख का पोटेंशियल ही नहीं है। एक ऑन एन एवरेज जो बंदा होता है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल इन द सेंस कि आपने 10 से 15 लाख की सैलरी पे हायर कर लिया, आपने उनको क्या टारगेट दे दिया कि आपको तो 1 CR के आसपास का सेल करना है, ठीक है। ये बैंक्स में भी होता है, जो गवर्नमेंट बैंक से प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना, इसमें भी होता है। क्यों एनपीएस होते हैं, रीजन उसके पीछे यही है ना, एनपीएस होते हैं क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, यही तो रीजन है। आप अननेसेसरी क्या कर रहे हो, अपने एग्जीक्यूटिव्स को, अगर अपने एग्जीक्यूटिव्स को प्रेशराइज कर रहे हो कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तो उस केस में क्या करेगा, उसका फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा, सेल्स के ऊपर। उसके उसका फोकस इस चीज के ऊपर नहीं रहेगा कि जिसको मैं सेल कर रहा हूँ वो एक्चुअल में उस लायक है भी नहीं। तो अब किसी की सैलरी 10 लाख है, अब उसको बोला कि नहीं आपको तो कम से कम 10 प्रोग्राम सेल करने हैं 5 5 लाख वाले, तो अब क्या कर रहा है, वो गाँव से लोगों को उठा रहा है, जिन लोगों ने कभी जिंदगी में लैपटॉप नहीं खरीद देखा है, उन लोगों को क्या कर दिया, लैपटॉप पे बोल रहे हैं कि आप 5 इयर्स का इंटीग्रेट प्रोग्राम कर लो, अच्छा प्रोग्राम है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों ने परचेस कर लिया। अब मान लो प्रोग्राम की कॉस्टिंग एक बार के लिए हाइपोथेटिकली समझो कि 5 लाख की कॉस्टिंग है प्रोग्राम की, तो अब पेमेंट आपको कैसे करना है, पेमेंट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करना है, 5 साल में करना है, ठीक है। मतलब आपको पेमेंट कब मिलना चाहिए, 5 साल में मिलेगा पूरा के पूरा। अब 5 साल में पेमेंट मिलेगा क्यों, क्योंकि आपके डिलीवरेबल्स जो है वो 5 इयर्स में आप, मतलब टोटल आपको 5 इयर्स में डिलीवर करना है सब चीजों, तो 5 साल तक पैसा आना चाहिए। बट क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया कि 5 लाख रुपए तुरंत बेसिस पे, मतलब करंट ईयर में रिकॉग्नाइज कर लिए और बाकी का जो अमाउंट था वो डेटर्स में शो कर दिया। इनसे पैसा तो मिल ही जाएगा, 5 इयर्स के लिए बंदा एनरोल किया हुआ तो 5 साल में तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जिन लोगों ने पहले साल एनरोल किया, एग्जामिनेशन दी, जिनको नहीं समझ में आया, उन लोगों ने अगले साल से क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू कर दिया तो पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो जो अमाउंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेड डेट्स, बेड डेट्स में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। बट चूंकि आप लोगों ने खर्चा बढ़ा रखा था बहुत ज्यादा, तो कंपनी सडन प्रॉफिट से सडन लॉस में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज की है, यहाँ पर प्रॉब्लम अर्निंग क्वालिटी की है। क्यों क्वालिटी की अर्निंग है, कि जिसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट के लायक ही नहीं है, समझ में आया? तो उन लोगों को अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो जो उस प्रोडक्ट के लायक हैं, तो एटलीस्ट वो क्या करते हैं, आगे चल करके आपके सेल्स ग्रोथ का पार्ट बनते हैं, मतलब सेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, आपके सेल्स को प्रमोट करते हैं। बैंक्स के केसेस में भी होता है भाई, जिस बंदे को आपको लोन देना ही नहीं चाहिए, आप उसको क्या कर रहे हो, लोन दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको कैसे भी करके इतने लोन सेल करने हैं। तो उसको उसको बोल दिया कि एक काम करो, तुम कहाँ रहते हो, कर यहाँ पर रहते हो, ठीक है, यहाँ का एड्रेस मत लगाओ, कहीं और का लगाओ, रेंटली ले लो, कहीं रेंट पे ले लो, वो रेंट एग्रीमेंट लगा दो और अच्छी पॉश कॉलोनी का रेंट एग्रीमेंट लगा दो। तो क्या होगा कि वो लोन ले लेगा। अब लोन लेने के बाद में कंपनी ये थोड़ी बोलेगी नहीं नहीं तुमने तो बोला तुम यहाँ रहते हो तो तुमको यहीं रहना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट है, तो तुमने जगह छोड़ के जहाँ पर रहते तो वहीं चलेगा वापिस। वहाँ की तो मेंटेलिटी ऐसी है ना कि भैया लोन ले लो और उसके बाद में पेमेंट मत करो, डिफॉल्ट कर जाओ। अर्निंग क्वालिटी का एग्जाम्पल वो भी था, लेमन ब्रदर्स जब डूबा था, मतलब यूएस का जो क्रेडिट क्राइसिस हुआ था 2008 के अंदर, तो सेम सिचुएशन बनी थी कि उन लोगों को अपने घर सेल किए थे, उन लोगों को घर बेचना स्टार्ट कर दिए थे जिनकी कोई अर्निंग ही नहीं थी। तो जिन जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से अर्न कर लेंगे और यहाँ से हमको पैसा मिल जाएगा, अगर कोई घर का पेमेंट नहीं करेगा, ईएमआई का पेमेंट नहीं करेगा, तो एटलीस्ट हम उसका घर सेल करके क्या कर लेंगे, वसूल कर लेंगे। वहां पर भी सेम सिचुएशन बनी थी ना।
वहां पर क्या हुआ था, वहां पर यही तो चीज हुई थी, मतलब उन लोगों को घर बेचना स्टार्ट किए थे फिर, या तो जिनकी कोई अर्निंग नहीं थी, उनका एंटिसिपेशन क्या था कि लैंड के प्राइसेस तो क्या होते हैं कंटिन्यूसली बढ़ते ही हैं, ये एंटिसिपेशन था। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो कोई बंदा पैसा नहीं दे पाएगा, तो चूंकि लैंड के प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो हम तो क्या करेंगे, लैंड सेल करेंगे और पैसा ले लेंगे, तो हमको तो बड़ा अमाउंट मिल ही जाएगा। लेकिन उन लोगों ने ये चीज नहीं सोचा था ना कि इकोनॉमी जो है वो डिमांड, मतलब दुनिया में हर चीज डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड, सप्लाई बढ़ गया, ठीक है, उतनी डिमांड ही नहीं थी, तो लैंड के प्राइसेस क्या हो गए, स्लाइड हो गए। स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर प्राइसेस कम ज़्यादा होते रहते हैं, शेयर के प्राइसेस, ठीक है, वैसे ही लैंड के प्राइसेस भी कम ज़्यादा होते हैं, बट लैंड को हम लोग डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं करते हैं। अभी जैसे कोई फ्लाईओवर बनाना, और फ्लाईओवर बन करके जहां पर वो खत्म हो रहा है और उस पर टर्न है, तो वहां पर जो शॉप होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली जो फ्लाईओवर के ठीक नीचे है। ठीक है, तो अगर फ्लाईओवर के ठीक नीचे जहां से फ्लाईओवर बन रहा है वहां पर कोई ऑलरेडी किसी का लैंड है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उसके ग्रोथ जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। जरूरी नहीं है कम हो जाए एकदम, प्राइसिंग कम हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रोथ रेट उसका कम हो जाएगा, कम रेट से ग्रो करेंगे, तो पॉसिबिलिटीज होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि अर्निंग क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो अर्निंग क्वालिटी किसके ऊपर बेस्ड होती है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है। आपकी अर्निंग, पुअर अर्निंग क्वालिटी अगर आपकी है तो आप आपकी कंपनी कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। अर्निंग क्वालिटी बहुत सॉलिड और स्ट्रांग होना जरूरी है, अच्छी होना जरूरी है। जैसे आपको अगर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है, या लेट्स से अगर आप अगर लोन बांट रहे हो तो आपका प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट है, भले ही आप 10 लोगों को लोन, लेकिन 10 लोगों को जिनको लोन दिया हुआ है ना, वो एक्चुअल में टाइम टू टाइम आपका पेमेंट वापस कर रहे हैं, तो इतना अर्निंग क्वालिटी आपकी होना चाहिए। आपने जिन लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल किए हैं, ठीक है, बायजूस ने जिन प्रोडक्ट लोगों को प्रोडक्ट क्लास सेल में किया, ना, अगर वो सारे के सारे अच्छे कस्टमर्स होते हैं, जिन लोगों को मतलब अच्छे इन द सेंस कि जो क्लास में हूँ। थोड़ा एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। मेंटालिटी ही ऐसी थी, क्या? क्योंकि मेरे मतलब दोस्त है, कलीग है, क्या मतलब मेंटेलिटी? दोस्त वैसे काफी सीनियर है, मतलब उनके बच्चे भी हैं और काफी मतलब मेरे से 4-5 साल छोटे हैं। तो हम लोग पहले फुटबॉल खेलते साथ में, वो अलग बात है। देन उन्होंने क्या किया था, बच्चों को कोई आइडिया नहीं था, हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, बच्चों को कुछ आइडिया नहीं था। बायजूस पे कॉल किया, उन लोगों ने उनका प्रोडक्ट सेल करके खत्म हो गया। उसके बाद मतलब सारे पैसे ले लिए और उसका कोई सेंस ही नहीं बना उसका, मतलब बायजूस से जो उन्होंने कोर्स खरीदा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अर्निंग क्वालिटी का मतलब ही तो ये है। वही तो चीज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्निंग क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, कि इसके नेक्स्ट उस पे आओ। क्या होता है ना, जैसे सपोज करो आ, अभी आ, एक एग्जांपल, जैसे फिन ऑप्शंस का एग्जांपल आपको लेता हूँ, ठीक है। मैं कई बार आप लोगों ने, मैं मुंह से ये चीज सुनी होगी, अभी इतने दिनों के अंदर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत जो पुराने स्टूडेंट्स हो, थोड़े जो प्रीवियस कोविड के टाइम के पहले और अभी, इंदौर के सभी कॉलेज के अंदर आप अगर आप देखोगे, तो इंदौर के सभी कॉलेज के अंदर इनटेक लेवल बढ़ चुका है, लेकिन क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटेरियोरेट होते जा रही बोला जा मजाक कर है। ये तो रियलिटी है ना, ठीक है, ये कोई गलत बात तो है नहीं। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पढ़ाने से आपका प्लेसमेंट होगा क्या? आपके पढ़ने से आपका प्लेसमेंट, ठीक है, हमारा पढ़ा, मैं तो सभी को सेम पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कम्युनिकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, अच्छे ऐसे होंगे जिनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा पुअर है। तो जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, ठीक है, हम लोग अभी इंटरनल एचआर राउंड आपका करवाने वाले हैं, 5-7 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में कहाँ पर आप लोग लैग कर रहे हो इन कम्युनिकेशन के अंदर, तो उस पर काम करना शुरू कर देना। तो हम लोग को ये समझ में आता है कि यार जिन बच्चे का कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है ना, उनको थर्ड पार्टी असेसमेंट करके वो लोग बता देंगे कि आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर लैग कर रहा है, तो आप या आप अम्बल कर रहे हो, या फिर लेट्स आप आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, तो उस पर कमांड करना आपको स्टार्ट करनी पड़ेगा। डेली बेसिस पे जितने भी लोग जल्दी आए थे उनको बोलता हूँ कि आप इकोनॉमिक टाइम्स और वो पढ़ा करो और आपस में डिस्कस किया करो, ठीक है। जो भी न्यूज़ आती है सब चीज़ उनकी आपस में डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए। तो एक क्वालिटी बनाने की हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटीरियरेट होती जा रही है, बट टचवुड फिन ऑप्शंस पे हमेशा ये रहा है कि हमेशा से बच्चों की क्वालिटी अच्छी आई है।
ठीक है। तो अब होता क्या है, और हम भी कोशिश यही करते हैं, हम लोग जब आप काउंसलिंग के लिए आते हो हम लोग पहले ये चीज़ आपको कम्युनिकेट कर देते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन वीक है या तुम्हारा ये चीज़ वीक है, तुमको फिर भी तुम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, बट स्टिल आपको इस चीज़ पर काम करने की जरूरत है। अभी जितने भी काउंसलिंग आ रही है 90% काउंसलिंग के अंदर टचवुड मैं सभी को ये चीज़ बोलता हूँ, जितने भी बच्चे आते हैं उनको मैं क्लियरली ये चीज़ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आप लोगों को भी जब आपने ज्वाइन कर लिया, मेरा इंटरेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, आपकी ज्वाइनिंग के बाद में मैंने आपको ये चीज़ कम्युनिकेट की है कि देखो बच्चे प्लेस पहले बहुत तरीके से हो जाते थे, उन प्रोफाइल्स पे भी हो जाते थे जिनका 10 कंपनी में नहीं होता था, तो 10 कंपनी का हमारा ऑप्शन होते थे कि वो ठीक है अब कहीं नहीं हो पा रहा तो कहीं तो बच्चा, तो जो कहीं चले जा रहा था ना वो ऑप्शन अब क्या हो गया है, एआई ने खत्म कर दिया है। तो हम सभी को क्या करना पड़ेगी, मेहनत, ये चीज़ कम्युनिकेट करते हैं। अब अपने को मेहनत तो करना पड़ेगी ना। अब अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं फिर ऑप्शन ज्वाइन कर लिया प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर ऑप्शन ज्वाइन करा है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके आपके इंटरव्यूज में आपको बैठना है। अभी 3 कंपनीज आई है, ठीक है। अब वो 3 कंपनीज में रिज्यूमे चले गए, ठीक है, बच्चों के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन का पॉसिबिलिटीज तो आप लोग भी क्रिएट करके लेकर के आएंगे, वो सब चीज़ तो आप ही करनी। हमारी तरफ से हमें रेज्यूमे भेज दिया, हमारी तरफ से हम इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर देंगे, हमारी तरफ से हम शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर देंगे, सब कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। अब दूसरी कंपनीज क्या करती हैं, केवल प्रोडक्ट सेल्स सेलिंग पे फोकस कर रही है। एट द सेम टाइम जैसा अगर बाई चांस लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ ये बच्चा नहीं कर पाएगा, उसको मना कर दो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैसे उसे नहीं हो पाएगा, आप दूसरी चीज़ कर लो या दूसरी चीज़ पे कमांड। तो एक जेन्युइन असेसमेंट करके चीज़ें हो जाती हैं। 1 महीने बाद भी फिर ऑप्शन पे हम लोग 1 महीने तक हमको लगता है, जैसे भी कुछ एक बच्चे हैं आपके, आप अभी ग्रुप में भी हैं आपके उसमें, तो कुछ एक बच्चों का असेसमेंट उनको पहले ही चीज़ कम्युनिकेट कर देते हैं। 1 महीने बाद उनको भी रियलाइज हो गया कि नहीं सर हमसे नहीं हो पा रहा, तो उनको कॉल आया कि सर बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। एक दिन में तो नहीं डिसाइड होता, बट 1 महीने के अंदर डिसाइड होता, तो ठीक है यू कैन ड्रॉप। अब इसमें होता क्या है, आपको 1 महीने के बाद में हम लोगों ने अगर ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी कि बेटा आपसे थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आपका एट पार नहीं है, बहुत दिक्कत है आपके साथ में, नहीं कर पाओगे, मुश्किल है आपके साथ। 1 महीना तो असेसमेंट, 1 दिन में तो कुछ नहीं होता है, 1 महीना तो आपको असेसमेंट करना ही पड़ता है। 1 दिन में तो बहुत जल्दी डिसीजन किसी भी चीज़ के लिए होता है कि नहीं भैया तुमने पहले दिन ही बोल दिया कि नहीं, डेमो लेकर के बोल दिया कि नहीं यार मेरे को तो समझ में ऐसे डेमो कल्चर ही नहीं बनाओ, क्योंकि हमको पता है कि 1 दिन में ना तो हम आपको असेस कर पाएंगे ना आप हमको असेस कर। 1 महीना आप टाइम दो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो, 1 मंथ के बाद में आपको रियलाइज हो गया कि आपको कंटिन्यू करना तो करो, नहीं करना है तो चूंकि आपने सर्विसेज ले रखी है तो आपको पैसा तो देने पड़ेंगे, तो आपने पेमेंट भी कर दिया, बट आपको 1 महीने बाद में रियलाइज हो गया तो यू कैन ड्रॉप। ये ऑप्शंस रहते ही रहते हैं। तो जब ये चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में होती है ना, तो क्या होगा कि आप जब कहीं और भी जाओगे तो आप बाहर एटलीस्ट आप जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं यार वहाँ चले जाओ, एटलीस्ट वो आपको सही तरीके से कंसाइज तो कर देंगे, आपके करियर को लेकर के, आपकी चीज़ों को लेकर के कहीं सही तरीके से बता देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपकी सेल्स, आपके प्रोडक्ट आगे चल करके प्रमोट होते हैं। लेकिन जहां मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं कर ले तेरा तो सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे नहीं अरे यार वो तो गलत बोल रहे थे, उन्होंने तो बोला ही नहीं था। तो वहां क्या होती है, ये अर्निंग क्वालिटी का डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज अर्निंग क्वालिटी, क्या आपकी अर्निंग में क्वालिटी है या नहीं, दैट मैटर्स। तो ये और सभी के सभी जो है वो सभी सेम ही बात बोलते हैं, कोई अलग बात नहीं बोलता। से और ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, जब आपके एम्प्लॉयज़ को सेल्स प्रेशर नहीं होता है। मैनेजमेंट को अगर सेल्स प्रेशर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फॉल सेलिंग करेंगे ही करेंगे। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से कि भैया अब इस बंदे के अंदर क्वालिटी नहीं है कि ये 10 लाख रुपए अर्न करना चाहिए, बट मैंने बोला नहीं एक काम करो यार तुम्हें कितना चाहिए, 10 ठीक है हम देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसको सेल्स के लिए तो लाऊंगा मैं बोल दूंगा भैया 3 लाख रुपए जो ऑन एन एवरेज चल रहा है कि भैया ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर को 3 लाख के आसपास या 3.5 लाख के आसपास मिलना चाहिए, हम तो उतना ही पेमेंट करेंगे, आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन करो, नहीं तो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं भी काम करेगा तो मैं 3 लाख तो दे ही दूंगा आराम से कहीं से भी निकाल, तो उसको प्रेशर नहीं आएगा और वो काम क्या करेगा, जेन्युइन करके दे देगा। तो वहां से चीज़ स्टार्ट होती है। तो जब हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं, कंपनी को एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये सब चीज़ें कंसिडरेशन रखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैनेजमेंट काम कर रहा है वो अंडर प्रेशर आकर के काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा एट्रिशन तो नहीं है कंपनी के अंदर, लोग जॉब छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपकी सेल्स को तो वही चीज़ प्रमोट करती है ना। अभी देर इज अ बुक कॉल्ड दिस
वंस अपॉन टाइम इन वॉल स्ट्रीट करके बुक है, पीटर लिंच की है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक्सप्लेनेशन दिया है, चीज़ों को लेकर काफ़ी। मैंने तो खैर उसकी बहुत सारी नहीं, मतलब बुक्स की समरी पढ़ी है मैंने, पूरा डिटेल बुक नहीं पढ़ रखी है, लेकिन दो वी आर इनटू दिस प्रोसेस सिंस लास्ट 14 ईयर्स, ठीक है। जिस चीज़ को स्टेब्लिश करने में हमको इतना टाइम लगा है, धीरे 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 धीरे, तो ये चीज़ें हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ की है कि आपको इन सब चीज़ों के अंदर बहुत क्वालिटी होना चाहिए। वहाँ तो बाद में लिखा, बुक को तो बाद में देखा पढ़ करके, बट आपकी अर्निंग की क्वालिटी बहुत छुपी है किसी भी कंपनी। अगर आप कंपनीज को एनालाइज कर रहे हो बैठ करके एज एन एनालिस्ट, तो कंपनी की अर्निंग क्वालिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। अर्निंग क्या कर रही है वो चेक नहीं करना है, उस अर्निंग के अंदर क्वालिटी है या नहीं है, वो आपकी ग्रोथ लेकर के क्वालिटी अर्निंग मैटर करती है। समझ में आ गया? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये जब आप एनालाइज करो, चीज़ों को देखो, तो जब आप कॉन कॉल्स पढ़ो और ये सब चीज़ें पढ़ो, तो ये सब चीज़ें नोट डाउन कर देना। कंपनीज लॉस में चल रही है डजेंट मीन कि हमेशा ही लॉस में चलेगी। कंपनी प्रॉफिट में भी जाएगी अगर उसकी अर्निंग क्वालिटी अच्छी हो, सुपीरियर। शुरुआत में असल है, बट एक साल में ही वो कंपनी क्या कर देगी, आपको प्रॉफिट देके, प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट करके बाहर निकाल, ऐसा रहता है। शुरुआत में भले लॉसेस में चल रही है, बट एक स्टेज के बाद में चीज़ें होती हैं, ऐसा। सो बैलेंस शीट का हम लोग ये देख रहे थे कि बैलेंस शीट के अंदर अ, आप किसी भी तरीके से ये नहीं कर सकते कि कोई पर्टिकुलर एसेट को कैसे भी एलोकेट कर, ठीक है। मतलब एक साथ भी एलोकेट कर दोगे पूरा की पूरा अमाउंट, तो सडनली प्रॉफिट क्या हो गया, गिर गया, और अगले साल से प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। और ये क्यों होता है, ये अगर ऐसा हो रहा है किसी कंपनी के साथ में, तो कंपनी के लिए वार्निंग साइंस होता है। पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए ना। जब लिखा है कि भैया चोरी करने से जेल हो सकती है, तो आप बोल रहे हो कि नहीं करके देख लेते हैं, कभी नहीं हुई तो बच गए, तो अगर मेरा मतलब ये है, तो वही चीज़ हो रही कंपनी के साथ में कि ठीक, चोरी करके देख लेते हैं, है ना, एक साथ पूरा अमाउंट दिखा के देख लेते हैं, पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो ग्रोथ तो आ ही जाएगी। तो फिर ऐसा कर क्यों रहे हो? ऑडिटर को पैसा कौन देता है? हमें तुमको पैसा दे दूँ कि तुम्हारा कंपनी का ऑडिट करो, लो 5 लाख लोग पकड़ लो, ठीक है, तो तुम तो अच्छे ऑडिट करोगे ना। ऑडिटर को पैसा तो कंपनी दे रही है ना। चोरी होती है कहीं पर तो चोर बच क्यों जाता है? पकड़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट से ज़्यादा कौन दे देता है? चोर दे देते हैं। सिंपल सी बात है। तो कौन पकड़ेगा? ये सेम सिचुएशन रहती है कंपनी से ज़्यादा। क्यों ऑडिटर्स को अंदर कर दिया? इतने सारे ऑडिटर्स सारे के अंदर बैठ रहते हैं, जब कंपनी स्कैम करती है या कुछ करती है, तो सबसे पहले वो बोलते हैं ऑडिटर को अंदर जाओ, सबसे पहले उनको पकड़ते हैं। अप्रूवल तो वही करते हैं ना, अर्निंग्स को लेकर, क्वालिटी। आप लोगों ने मूवी देखी है लकी भास्कर? देखी है आप लोगों ने? देखना एक बार, लकी भास्कर देखिए ऑनलाइन में। एक बार लकी देखिए भास्कर सर। मूवी, एक बार देखना, आपको मजा आ जाएगा, है। आपको एक्चुअल में ये चीज समझ में आएगी कि मतलब ये, आपने गफला देखी होगी, आप वो अभी जो हर्षल मेहता का जो केस हुआ था, जो इतना चलता है, स्कैम स्कैम 1992, ठीक है। उस स्कैम के अंदर ये जो बंदा था लकी भास्कर, ठीक है, इसने किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया था और कैसे वो बाहर निकला, बच करके निकला, और वो उसके पिताजी के कारण से बच के निकला था, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। उसके पिताजी से ही बच के निकले। उसके लास्ट लास्ट का सीन इतना शानदार सीन है उसका। वो उसके पिताजी बैठा के बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे जो पिताजी हैं, तुम्हारा जो बाप है ना, वो इंडिया का सबसे नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बोला अचार के बिजनेस से इतना धंधा कैसे पॉसिबल है? तो वो लास्ट लास्ट का फिर सीन अब तुम देखना, उसके अंदर जाके तुमको समझ में आएगा कि क्या हुआ, जिसने नहीं देखी है। कैसे निकालते हैं उसके पिताजी उसको वहां से बाहर, पूरे के पूरे केस से, नहीं तो वो बुरा फंस जाता, 100-200 करोड़ के ऊपर निकल जाता वो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये ना, ये चीज़ें होती हैं, और एज एन एनालिस्ट हमारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है, मुझे समझना जरूरी है कि अर्निंग क्वालिटी का। टेंजिबल इंटेंजिबल टेंजिबल असेट्स के अंदर एक तो परचेज हो गया, एक सेल्फ डेवलप्ड हो गया, दोनों के सिंपल है ना। अगर आप असेट्स को एक्वायर कर रहे हो, असेट्स को क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तो अगर आप असेट्स को एक्वायर करते हो, तो उस केस में आप ट्रीटमेंट किस तरीके से, अगर आपने असेट्स को क्या किया हुआ है, एक्वायर किया, तो देखो, अगर आप असेट्स को एक्वायर कर रहे हो ना, तो उस केस में, और जैसे आपने कोई पुरानी गाड़ी खरीद ली, ठीक है, आपने कोई पुरानी व्हीकल परचेस किया है, या पुराना असेट ही परचेस किया है, सपोज करो,
तो असेट्स बैलेंस शीट के अंदर कुछ तो यूज हो गया होगा और कुछ बचा होगा जो उसकी यूजेबल वैल्यू है, मतलब अभी यूजफुल जो वैल्यू है वो बची होगी अभी उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, जिसको हमको यूज करना बाकी है, जिनसे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। तो मान लो 1 लाख की असेट थी, उसको यूज करते 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 अब इसका कैरिंग अमाउंट हो गया 50,000। दैट इज कैरिंग अमाउंट। क्या होता है वो? असेट्स का कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में हम लोग कैरी कर रहे हैं, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 50,000 के आसपास ना। मुझे अगर मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूँ तो मुझे पेमेंट कितना करना चाहिए कायदे से? अगर वो एक ही एसेट है उसके पास तो मुझे पेमेंट कितना करना चाहिए? 50,000। 50,000 का। 50,000 का पेमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कैरिंग अमाउंट क्या है? 50,000। लेकिन अगर मैंने उसको पेमेंट कर दिया लेट्स से 80,000, कितना पेमेंट कर दिया? 80,000, मतलब 80,000 मैंने कैरिंग अमाउंट से ज्यादा का पेमेंट कर दिया। कैरिंग अमाउंट से क्या कर दिया? ज्यादा ज्यादा का पेमेंट दिया। लेकिन असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है? 50। 50,000। पेमेंट कितना कर दिया? 80। 80,000। तो मैंने जब 30,000 रुपीज का ज्यादा पेमेंट कर दिया है, ठीक है, जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट मेरे से हो चुका है ना, असेट्स का कैरिंग अमाउंट 50 है, मैंने पेमेंट कर दिया 80 का, ठीक है। तो मेरा जो 30,000 का जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया ना, दैट इज माई इम्पेयरमेंट लॉस। क्या होता है वो? इम्पेयरमेंट लॉस। असेट्स की 50,000 के बदले में आपने पेमेंट कितना कर दिया है? 80,000 के आसपास, 30,000 रुपये क्या कर दिया ज्यादा का। जब अपनी बुक्स में आप दिखाओगे, अपनी बुक्स के अंदर आप दिखाओगे उसको, ठीक है, असेट्स को, तो किस अमाउंट पे शो करोगे? आपने पेमेंट 80 कर दिया है, 10,000। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दिखाओगे तो 50 पे ही ना, उसको 50 पे दिखाओगे ना। क्यों? क्योंकि असेट्स से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कितने मिलने वाला है? तो आप 50,000। 80 कैसे दिखा सकते हो? आपने पेमेंट 80 का कर दिया, डजन मीन कि 80 का इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। कितने का देगी? 50 का। तो दिखाना कितने में? 50। 50। समझ में आ गया? तो जो 30,000 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। लॉस। अमाउंट से आप असेट्स की वैल्यू को क्या कर देते हो? कम कर दो। समझ में आ गई चीज? ठीक है ना। लेट्स से अभी कैरिंग अमाउंट है 50 का। अमाउंट कितने का है कैरिंग? 50 का। 50। लेकिन आपने पेमेंट किया लेट्स से 30,000 के आसपास। कितने का पेमेंट किया है? 30,000। असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है? 50। 50। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पेमेंट कितना कर दिया आपने? 30। मतलब आपने कम किया पेमेंट, ज्यादा किया, कम करा ना पेमेंट आपने, ठीक है। अब असेट्स को बुक में कितने का दिखाओगे? सोचो। 30 का दिखाएंगे क्योंकि 30 पे की है। सोचो एक बार ध्यान से। और 20 का गेन दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ आपका जो असेट्स का जो कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, वो कितना हो रहा है? 50 का, ठीक है। अब एक्चुअल में उस असेट्स के लिए आपने पेमेंट कितना किया है? कम किया है, 30 के आसपास का किया है। असेट्स का कैरिंग अमाउंट उतना है। नाउ देयर इज अ वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नेट रियलाइजेबल। ना अंडरस्टैंड होता क्या है? अगर एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्यूचर कैश कैश। फ्लोज। मतलब अगर हम किसी बैंक में पैसा रखते हैं आज, एफडी में पैसा हम लोगों ने डाला, और एफडी का रिटर्न है 10% का, 10% का रिटर्न है। आज अगर आप 10,000 रुपये डालते हो बैंक, तो 10% के हिसाब से आपको फ्यूचर में कितना मिलना चाहिए? 1,000। 1,000 ही मिलना चाहिए ना। मतलब अगर मुझे फ्यूचर में 1,000 मिल रहा है, तो 10% के हिसाब से मुझे आज की तारीख में कितना डालना चाहिए? 10,000। अगर मुझे फ्यूचर में कितना चाहिए? 1,000 चाहिए, तो आज की तारीख में उस एफडी का वैल्यू कितना होना चाहिए 10% के हिसाब से? 10,000 के आसपास। तो वैसे ही कंपनीज के साथ में भी होता है, असेट्स के साथ में भी। मतलब असेट्स जो अपने को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है, उसको एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम डिस्काउंट करते हैं, तो आज की तारीख में उसका क्या निकलता है? वैल्यू निकलता है। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। तो जो असेट्स है उसका वैल्यू उसके प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब असेट्स जितना अपने को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू, दैट शुड बी द असेट्स प्राइस, ठीक है। आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू दो तरीके से निकालते हैं। या तो मार्केट वैल्यू, मतलब अगर मैं आज एसेट को सेल करने जाता हूँ तो उसका मुझे कितना
मिल सकता है ना। लेट्स से मैं अगर अभी इमीडिएट बेसिस पे असेट को सेल करने जाता हूँ तो मुझे मिल सकते हैं उसके 40,000। कितने मिल सकते हैं? 40,000। अगर मैं असेट्स को अभी बेच दूं तो कितना मिल जाएगा? 40। और असेट्स की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी आ रही है? 30,000। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी आ रही है? 30,000। तो अभी इमीडिएट बेचूंगा तो कितने मिलेंगे? 40। और असेट्स की प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज को अगर हम लोग डिस्काउंट करके लेकर के आ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 30। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सी है? 40। मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ना। तो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? मार्केट। मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? एनआरवी क्या हो गया मेरा? मार्केट। दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर असेट्स को आज बेच दूंगा, लैपटॉप है, लैपटॉप से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 20,000 रुपये ही है। लेकिन अगर इसको अभी बेचने जाऊंगा तो मुझे 25 मिल जाएंगे, तो मैं बुक्स में कितने में दिखा सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। लेकिन मैंने बुक्स में मेरे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है? मान लो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है? 40,000 और 30,000 असेट के केसेस में। तो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 40,000 30,000, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई? 40। अब मैं उसको चेक करूंगा कैरिंग अमाउंट से। असेट्स के बुक्स में असेट्स को कितना कैरी कर रहे हो? 50,000 पे। लेकिन असेट्स का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 40। अब मैंने पेमेंट कितना किया होगा? 50। मैंने पेमेंट कितना किया होगा असेट्स के कैरिंग अमाउंट का? कितना? 50। लेकिन असेट्स को अगर मैं अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर सेल करता हूँ तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 40। तो 10 मैंने कितना पेमेंट कर दिया? 50 का। लेकिन मिलना कितना है मुझको? 40। तो 10,000 रुपये मैंने ज़्यादा पेमेंट कर दिया ना। 10,000 रुपये मैंने क्या कर दिया? ज़्यादा। ज़्यादा 10,000 रुपये जो ज़्यादा पेमेंट कर दिया, दैट इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। लॉस दैट इज योर इम्पेयरमेंट। लॉस 10,000 रुपये से आपको असेट्स की कैरिंग अमाउंट को तुरंत बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्योंकि असेट्स से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक, मतलब मुझे असेट्स का जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 40,000, लेकिन मैंने बुक्स में कितने में कैरी कर रखा है उसको? सामने वाली कंपनी ने बुक्स में कितने में कैरी कर रखा था उसको? 50। 50 मैंने पेमेंट कितना कर दिया है? 50। लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है? 40। तो मुझे 10,000 रुपये से असेट्स की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट बेसिस पे कम करना। कम क्लियर है क्या सभी को? यस दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। हाँ बता रहा हूँ, दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया सभी को? पहले हम लोग चेक करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे दूसरी कंपनी उस असेट्स को क्या कर रही है? कैरी कर रही है बुक्स के अंदर। ठीक है। अगर हमने कैरिंग अमाउंट का पेमेंट किया है, अभी मान के चलो कैरिंग अमाउंट का पेमेंट किया है, तो कैरिंग अमाउंट का पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उसके असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू तो कम ही है ना। तो मुझे मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया, दैट इज माई इम्पेयरमेंट लॉस ना। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? ज्यादा है। मान लो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ रही है 60। कितनी आ रही है? 60। लेकिन असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है? 50। असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है? 60। असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है? 50। आपने पेमेंट कितना किया? 50 का पेमेंट किया ना आपने। 50 असेट्स का कैरिंग अमाउंट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 60। तो आप कितना शो 60 कर सकते हो बुक्स में? नहीं, 10 50। हाँ, क्योंकि असेट्स का जब गेन यूज कर करके उसकी वैल्यू कितनी कर दी है? 50 50 कर दी ना। वो असेट्स को कितने पे कैरी कर रहा है? 50 पे। वो असेट्स को कितने पे कैरी कर रहा है? 50 पे। 50 पे तो आपको कैरिंग अमाउंट दिखाना है बुक्स के अंदर, रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो। कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो। कम। हो गया? निकल बताओ। हो गया? अरे अरे देख देख सर इस केस में गेन नहीं शो कर सकते। गेम नहीं शो, बता उसी के ऊपर बता। ये किसी एक को बुला ले। वो गया, किसका है वो? हाँ तो हो गया। ओके। हाँ क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? हाँ कर सकते इस केस में। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ। देखो, आपको क्या करना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी ज्यादा हो, फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करके कैरिंग अमाउंट से, दोनों में से जो भी कम हो। कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो। तो असेट्स का जब कैरिंग अमाउंट ही 50,000 है, सामने वाली कंपनी कितने में कैरी कर रही है? 50 पे। आपने पेमेंट कितना किया है? 50। लेकिन असेट्स को अगर आज बेचने जाऊं तो कितने बिक जाएगी? 60। तो आपने बेच दिया क्या? नहीं। तो आप कितने में शो करोगे? 50।
लेकिन असेट्स का अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है और कैरिंग अमाउंट क्या है ज़्यादा है, तो चूंकि आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया लेकिन असेट से मुझे मिलेगा कितना 40, तो आपको 10,000 रुपये का तुरंत बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। तुरंत बेसिस पे आपको इम्पेयरमेंट लॉस क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिससे जितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है उतना ही बुक्स के अंदर क्या करना है, शो करना है। कैरिंग अमाउंट पे इकोनॉमिक बेनिफिट कितने मिलने की पॉसिबिलिटी है, 50। भले उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है, आपने पेमेंट कर दिया क्या उतने का, नहीं, आपने पेमेंट कितना किया है 50, तो आप कितना शो कर सकते हो 50। ठीक है, तो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा करके शो नहीं करना है, लेकिन अगर कम हो रहा है तो कम करके शो करना है। चलो 8568 अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा करके शो नहीं करना, लेकिन अगर कम हो रहा है तो कम करके शो करना पड़ेगा, ये चीज़ होती है। तो दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब अगर इम्पेयरमेंट गेन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस होता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट गेन मतलब होता है, वो बताता हूँ थोड़ा सा, असेट के केसेस में होता है, मतलब उस टाइप से नहीं है, इस टाइप से अपन समझ रहे हैं कि इम्पेयरमेंट गेन हो गया तो बुक्स में शो करने की जरूरत है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इम्पेयरमेंट गेन का मतलब क्या होता है, एक नोशनल गेन है ना, मतलब आपको मिला ही नहीं है वो, तो आप बुक्स में कैसे शो कर सकते हो उसको, बढ़ा के तो शो कर नहीं सकते ना। ठीक है, बट एक चीज़ है जिसको हम लोग फेयर वैल्यू पे जब कंसिडरेशन रखते हैं तो बताता हूँ बाद में। तो लॉसेस, एक्चुअल में आपने पेमेंट कितना किया 50, कैरिंग अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो, लेकिन उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 60। तो रूल क्या बोलता है, कैरिंग अमाउंट और एनआरवी दोनों में से जो भी कम हो। लेकिन एनआरवी के केसेस में क्या होता है, एनआरवी केसेस में दो दो लाइन बन रही है, या तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज या मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी ज्यादा हो तो हम वो दिखा रहे हैं। अब एनआरवी तो निकल गई, लेकिन अब एनआरवी को कंपेयर किससे करेंगे, कैरिंग अमाउंट से। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और एनआरवी कम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है और कैरिंग अमाउंट क्या है ज्यादा, चूंकि आपने कैरिंग अमाउंट का पेमेंट किया है तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इमीडिएट बेसिस पे असेट्स की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। लेकिन अगर असेट्स की वैल्यू ही कम है, सॉरी असेट्स की वैल्यू ज्यादा है लेकिन उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है, कम है, तो चूंकि आपने पेमेंट कैरिंग अमाउंट का किया हुआ है तो फिर असेट्स की वैल्यू ज्यादा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने बेचा थोड़ी असेट्स, तो वो कैरिंग अमाउंट पे शो करना है। और अपने बुक्स में फिर अपन रिकॉर्ड करेंगे वो फिर गुडविल के नाम से होता है, बताता हूँ बात। वो अमाउंट जो एक्स्ट्रा, हाँ वो बुक्स में आपको वो अलग अमाउंट से शो करोगे, वो असेट्स की वैल्यू बढ़ा के शो नहीं करोगे। अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है ना, एक्स्ट्रा पेमेंट बता दो, क्या कंफ्यूजन हो गया। आपने अभी बताया था जिसमें अपन ने जो भी असेट है उसका पेमेंट करा 30,000, उसके एनआरवी निकली 40,000 और उसका बुक्स में कैरिंग अमाउंट था 50,000। नहीं, कैरिंग अमाउंट का पेमेंट करो, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे उसको, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, तो पहला वाला केस स्किप कर दो, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे। दूसरी चीज बता रहा था मैं, ठीक है। हाँ, कुछ डाउट है क्या ऑनलाइन में, किसी को तो पूछ लो अभी। कैरिंग अमाउंट जो है ना, कैरिंग अमाउंट का ही पेमेंट, कैरिंग अमाउंट का पेमेंट नहीं करना, पेमेंट तो आपने ज्यादा ही किया होगा, लेकिन बुक्स में किस प्राइस पे शो करोगे, तो असेट्स का कैरिंग अमाउंट है वही शो करना पड़ेगा ना। अगर आपने 30 की 40 पेमेंट कर दिया तो 10,000 रुपये आपको गुडविल के नाम से या ब्रांड वैल्यू के कारण से आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, वो उस नाम से आपको शो करना है। इट इज एक्वायर्ड गुडविल ना। आपने अगर अगर किसी कंपनी को एक्वायर किया है और आपने उसकी नेटवर्थ से ज्यादा पेमेंट किया है उसको, असेट्स की नेटवर्थ कितनी 30, लेकिन आपने पेमेंट कितना कर दिया 50, तो आप असेट्स को 50, क्या आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने असेट्स के 50 में पेमेंट किया है, आपने जो 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है वो गुडविल के कारण से पेमेंट। ठीक है, वो अलग अलग चीज है, वो एक्वायर्ड गुडविल। ये चीज क्लियर होगी सभी को, कुछ डाउट है क्या इसमें। तो इम्पेयरमेंट गेन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कि इतना गेन हो गया, आपको कैरिंग अमाउंट का ही पेमेंट, कैरिंग अमाउंट के हिसाब से चेक करना है असेट्स की कैरिंग अमाउंट क्या है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो इससे क्या होता है, इम्पेयरमेंट गेन इम्पेयरमेंट लॉस होता है। तो जब हम लोग टेंजिबल जो असेट्स होती है ना, टेंजिबल असेट्स जो होती हैं, वो टेंजिबल असेट्स के केसेस में जब कंपनी असेट्स को एक्वायर करती है, तो असेट्स को एक्वायर करती है तो हमको देखना पड़ता है कि असेट्स का कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा का पेमेंट किया है कंपनी ने या कैरिंग अमाउंट से कम का पेमेंट किया है कंपनी ने। अगर कैरिंग अमाउंट से कम का पेमेंट किया हुआ है तो आपको असेट्स को वापस से आते हैं रिटर्न डाउन करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, कम वैल्यू पे लेकर के आना पड़ेगा। अगर कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा असेट्स का वैल्यूएशन जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट पे शो करना पड़ेगा उसको। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका वैल्यूएशन ज़्यादा आ रहा नहीं आ रहा, आपको दोनों में से जो भी कम हो वो शो करना, तो कैरिंग अमाउंट में शो करना। नाउ
इंटेंजिबल एसेट के केसेस में क्या होता है, तो इंटेंजिबल एसेट सेल्फ डेवलप्ड है, ठीक है, या फिर एक्वायर्ड होगी, दो ही हो सकता है केस। अगर इंटेंजिबल एसेट सेल्फ डेवलप्ड है मतलब खुद से बनाई और एक्वायर की, तो एक्वायर के केसेस में जब आप किसी कंपनी के पेटेंट्स कॉपीराइट्स ऑलरेडी बने हुए उनको एक्वायर कर रहे हो, तो उस केसेस में ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो उस केसेस में जैसा ट्रीटमेंट टेंजिबल एसेट्स का हो रहा है सेम ट्रीटमेंट होगा। हमको चेक करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट क्या है, हमको चेक करना पड़ेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद में कंपैरिजन करना पड़ेगा, एनआरवी का कंपैरिजन करना पड़ेगा, दोनों में से जो भी कम है वो क्या करना पड़ेगा, Cost. शो करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसको हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे 5 साल का अगर यूजफुल लाइफ बची है तो हमको 5 साल तक धीरे 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 करके क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा बुक्स के अंदर। तो अगर आपने असेट्स को एक्वायर किया है इनटेंजिबल असेट्स को, और उसका ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसे टेंजिबल असेट का ट्रीटमेंट होता है, जैसे किसका ट्रीटमेंट होता है, टेंजिबल असेट्स का। लेकिन अगर आपने असेट्स को सेल्फ डेवलप किया है तो फिर क्या करेंगे, इंटेंजिबल असेट्स खुद से बनाएंगे, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कहाँ शो करेंगे उसको, बैलेंस शीट में, असेट साइड में, मतलब बैलेंस शीट में शो करेंगे, असेट साइड में क्या करेंगे। अगर इंटेंजिबल असेट्स है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, Non-current asset. बताओ। अगर इंटेंजिबल असेट सेल्फ डेवलप्ड है, खुद से बनाई है, तो उस केस में उस पर होने वाले एक्सपेंसेस को आपको इमीडिएट बेसिस पर राइट ऑफ करना है, क्या करना है, भले उससे इकोनॉमिक बेनिफिट कितने भी साल तक मिलने वाला, उसको क्या करेंगे, इमीडिएट बेसिस पे राइट ऑफ कर देंगे। उसको हम लोग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में दिखा करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ नहीं करेंगे। नाउ देयर इज अ कंपनी, जिस दो कंपनीज में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक कंपनी है जिसने इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर किया है, और एक कंपनी है जिसने इंटेंजिबल एसेट्स को डेवलप किया है, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जिसने डेवलप किया हुआ है वो क्या करेगा, Immediate राइट ऑफ कर write-off. देगा, मतलब उसका प्रॉफिट क्या कर दिया उसने, तुरंत बेसिस पे Yes. कम कर दिया तूने, पहले साल प्रॉफिट क्या कर दिया, तुरंत बेसिस पे कम कर दिया है। आने वाले समय में प्रॉफिट कम कर पाएंगे क्या वो, नहीं, तो उसका प्रॉफिट क्या करेगा, बढ़ करके दिखेगा। लेकिन अगर असेट्स को आपने खुद से डेवलप किया है तो आप क्या कर रहे हो उसको, सॉरी, अगर आपको असेट्स को आपने एक्वायर किया तो एक्वायर के करने में क्या कर रहे हो, इंटेंजिबल असेट्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ कर रहे हो, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो एक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी सडनली कम हुई और सडनली बढ़ गई, लेकिन एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो आप बोलोगे कि यार ये तो दूसरी कंपनी बेटर कंपनी है, बट ये डिफरेंस किस चीज के कारण से आ रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स के ट्रीटमेंट के कारण से। तो टेंजिबल एसेट के केसेस में पंगा नहीं है, टेंजिबल एसेट के केसेस में तो ठीक है आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही राइट ऑफ करना है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट के केसेस में क्या होता है, अगर आपने एक्वायर किया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और अगर आपने खुद से डेवलप किया तो उसका ट्रीटमेंट सर हाँ सर जैसे तो इंटेंजिबल एसेट में जो सेल्फ डेवलप्ड है उसका बेनिफिट तो हमको मिल रहा है, लेकिन अगर हम अभी राइट ऑफ कर देंगे तो फिर ट्रू पिक्चर नहीं दिखेगा ना बिजनेस में। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड्स ये बोलते हैं कि एक्चुअल में, मतलब ये रूल है वाला, कि अगर आप खुद से डेवलप कर रहे हो ना, तो उसको वो आज जितने भी एक्सपेंसेस आपके इनकर होते हैं उसको आपको इमीडिएट बेसिस पे राइट ऑफ करना है। क्या हो गया, अच्छा, रिमोट ही नहीं है मेरे पास, अच्छा, okay। मतलब ये रूल है एक्चुअल में कि आपको इसको इमीडिएट बेसिस पे राइट ऑफ करना है सारे एक्सपेंसेस को। अब इसका इसका एनालिसिस के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि अगर कंपनी अगर सेल्फ डेवलप कर रही है कुछ असेट्स को, इंटेंजिबल असेट्स को, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम क्यों नोट्स कॉपी कर रहे हैं और नोट्स क्यों रीड करना है हम लोग को, इसलिए तो पढ़ना है, समझ में आया, क्योंकि इसका इम्पेक्ट तो रेशियोज पे भी आएगा, मार्जिन पे भी आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी आएगा, समझ में आया। तो हम लोग अब और अगर एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर हमको समझना पड़ेगा कि अगर कंपनी, जो कंपनी ने खुद से डेवलप किया हुआ इंटेंजिबल एसेट्स, अगर इसको खुद से डेवलप नहीं करके एक्वायर करती दूसरी कंपनी की तरह, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करती, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती, और फिर क्या करोगे कंपैरिजन,
करके देखना, तभी तो कंपेरिजन कर पाओगे। हाँ समझ, क्लियर हुआ क्या? मतलब हमको ये करके देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी सेम प्रोसेस फॉलो करती तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। जनरली इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो या फिर, तो जनरली तो क्या होता है, बहुत सारी कंपनी खुद से डेवलप करती है। बस अपने को पता होना चाहिए कि दोनों केसेस में ट्रीटमेंट चलेगा। क्लियर? कुछ डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। एनी डाउट? नो सर। आपको भी क्लियर है विनीता, समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया सर। है ना, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा अपने। रेशोज में जब हम लोग आएंगे ना, तो रेशोज में ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझेंगे। इनका एनालिसिस वाला पार्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। रेशोज के अंदर की रेशोज पे कैसे इम्पेक्ट आता है, ये सब अकाउंट, इनको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग एरर्स। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में एरर्स नहीं है, लेकिन है अकाउंटिंग एरर्स ही, नाम उसका अकाउंटिंग एरर है। ये अकाउंटिंग एरर्स के कारण से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस था, नाम से। ठीक है, तो आप अपने को क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल असेट्स का ट्रीटमेंट कैसा होगा, हेल्ड टू मेच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कल स्टडी करेंगे। हाँ, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता है सेल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होती है। इसमें मतलब स्कूल टाइम जब अकाउंटिंग वगैरह करते थे तो परचेज गुडविल के रिगार्डिंग कुछ तो पढ़ा। गुडविल परचेज नहीं होती, एक्वायर्ड गुडविल उसको हम लोग बोलते हैं। एक परचेज गुडविल एक्वायर्ड गुडविल डिफरेंस क्या है? नहीं, एक्वायर्ड गुडविल परचेज गुडविल, एक होती है अकाउंटिंग गुडविल और एक होती है एक्वायर्ड गुडविल। एक्वायर्ड मतलब वही परचेज गुडविल, मतलब आपने किसी असेट्स के लिए ज़्यादा पेमेंट किया हुआ है, तो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो वो गुडविल का पेमेंट है। लेकिन अब वो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों ही गुडविल यूज में नहीं लेनी, इसलिए नहीं लेनी है, उसके पीछे रीजन ये है। अच्छा बेटा, नहीं समझी? कहते वो एक्वायर ही होती है। नहीं, तो उसका एनालिसिस पॉइंट बताना ना। हाँ, तो अगर गुडविल एक्वायर्ड हो या क्या हो, परचेज हो, वो कभी भी वैल्यूएशन में यूज में, जैसे आप कोई कंपनी के लिए तुमने 10,000 की जगह 15,000, कोई कंपनी के लिए तुमने 10 लाख की जगह 15 लाख पेमेंट कर, अब आप तुरंत बेचने आ गए मुझको, आप बोलोगे मैंने तो 15 पेमेंट किया, तो मैं बोलूंगा तुमने 15 की पेमेंट की, तुम्हारी गलती। तो हो सकता है कि 10 की जगह हम तुमको 11 का ही पेमेंट करें, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो तो पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा ना, और एनालिसिस टू एनालिसिस वेरी करता है। तो इसलिए एक्वायर्ड गुडविल भी एक पहली बात तो बुक्स के अंदर एक्वायर्ड गुडविल आप दिखा सकते हो, ये है क्योंकि आपने पेमेंट किया है। आपने अगर किसी असेट का कि 10 लाख की जगह 12 लाख का पेमेंट किया, तो आपने 2 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट किया, तो आप दिखा सकते हो कौन सी चीज जो एक्वायर्ड है। लेकिन खुद से डेवलप की भी ये जो गुडविल होती है कि भाई हमारी गुडविल तो 15 लाख की है, तो वो नहीं दिखा सकते। क्यों करते हैं ना एक्स्ट्रा पेमेंट, क्यों करते ही पेमेंट एक्स्ट्रा। जैसे अब कंपनी के जो कैश फ्लोज मिलने वाले हैं आपको, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप चौराहे पे कोई शॉप ओपन करते हो, उसके पास 2-3 चौराहे छोड़ कर, 2-3 गलियां छोड़ करके वो शॉप ओपन करते हो, स्क्वायर की शॉप रहेगी, अगर उसके पास में सपोज करो वॉक इन है और प्लस अच्छा खासा वॉक इन है उसके पास में, क्यों है, क्योंकि क्वालिटी और सब चीज़ मेंटेन, ब्रांड नेम के कारण से वॉक इन ज़्यादा होता है आपका। अब आप एक बात मेरे को बताओ कि आप चाय की दुकान तो खुद भी खोल सकते हो, क्यों आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो? चाय सुट्टा बार और इनकी जो जितने भी जो अलग अलग बड़े ब्रांड्स हैं, इन लोगों की फ्रेंचाइजी क्यों लेते हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक तो ये कि उसके नाम से फुटफॉल होता है, उसके नाम से फुटफॉल होता है, तो वो अगर आप खुद से बनाओगे फिर फुटफॉल जनरेट कराओगे, तो उसमें पता नहीं कितना टाइम आपको लग जाएगा। उसके बदले में क्या कर लिया आपने, ब्रांड नेम ले लिया। ब्रांड नेम लेने के बाद में क्या हुआ है कि आपका फुटफॉल क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि आपका ब्रांड नेम वो है। तो वो ब्रांड नेम के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है आपसे अमाउंट, ठीक है, दैट इज गुडविल ओनली ना, गुडविल का तो चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट, आपको पुराना वापस से स्टेब्लिश थोड़ी करना है, ऐसा रहता है ना। तो अब वो ये बात होती है कि अब तुमने गुडविल का 5 लाख का पेमेंट कर दिया, डजंट मीन कि दूसरा बंदा वो सेम गुडविल का पेमेंट कर, कम पेमेंट कर। तो खुद से आप नहीं डिमांड कर सकते हो, सामने वाला बंदा देगा नहीं देगा उसके ऊपर चीज चीज होगी, बट उसको बुक्स में तो दिखाना नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं दिखाना है बुक्स के अंदर, बुक्स में इसलिए नहीं दिखाना है क्योंकि बुक्स ये बोलती हैं कि जितना आपने पेमेंट किया है या आप करने वाले हैं, या जितना पेमेंट आपको मिल चुका है या मिलने वाला है, उतना ही शो करना, उससे ज़्यादा शो। तो गुडविल के केस में पेमेंट मिला थोड़ी आपको, और मिलने वाला ये भी सर्टेनिटी नहीं है।
इसलिए नहीं शो करते उसको। ठीक है, समझ में आ गया? तो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट समझ में आ गया, क्वालिटी अर्निंग समझ में आ गई, अर्निंग क्वालिटी। तो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के ट्रीटमेंट समझ में आ गए, तीनों की तीनों पढ़ लेना बुक्स में अच्छे से। अब कल अपन लोग करेंगे ये वाला पोर्शन, कौन सा, फाइनेंशियल एसेट्स का। फाइनेंशियल एसेट्स में हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, प्लस बॉन्ड्स के केसेस में कैसे वैल्यूएशन होता है वो सब चीज़ अंदर करने वाले हैं। बॉन्ड्स के केसेस में कैसे वैल्यूएशन होता है, क्या होता है, वो हम लोग करने हैं। ठीक है, कल मैं बॉन्ड का बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है, और लीज लाइबिलिटी, दोनों चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ोगे, ये तो पढ़ ही लिया होगा आपने, बॉन्ड्स के केसेस में कैसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकाली जाती है। अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज बताना भूलिए, अपने एसेट्स को किस कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं बुक्स के अंदर, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। किस पे करते हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, सारी की सारी एसेट्स लाइबिलिटी सब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे ही वैल्यू होती है। ठीक है, अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकालते कैसे वो कल अपन देखेंगे। ठीक है, मिलता है।